नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक न्यूज़ में और मैं बीनम यादव आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ लॉ से हैं, डॉक्टर विवेक पाठक जी। सर बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। नमस्कार मैडम। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है वर्किंग वुमेन से रिलेटेड लॉज, यानी कि जहाँ वुमेन्स काम करती हैं, जिन फील्ड्स में काम कर रही हैं, वहाँ से रिलेटेड कोई इंडिया में लॉज हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो वो लॉज क्या हैं, ताकि महिलाओं को भी पता चले कि वो किन कंडीशंस में काम कर सकती हैं, किन में नहीं काम कर सकती, उनके लिए क्या क्या रिलेटेड लॉज हैं। तो सर इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं विवेक सर से अनुरोध करूंगी कि वह कुछ प्रकाश डालें इस विषय पर। जहाँ तक महिलाओं से संबंधित विधि का विषय है, भारत में बहुत प्राचीन काल से ही महिलाओं के बारे में बहुत चिंता की गई, लेकिन आधुनिक समय में जब हम देखते हैं कि और ख़ास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो वर्किंग हैं, जो किसी कार्यस्थल पर काम करती हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून अगर भारत में है वो 2013 में आया, जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस 2013। इसके पीछे एक बड़ा लंबी बैकग्राउंड है, क्योंकि वर्किंग वुमेन के लिए अगर सबसे बड़ी कोई आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि जब तक वर्किंग एनवायरनमेंट, जो कंडीशंस ऑफ वर्क प्लेस हैं, वो अगर ठीक नहीं है, एडिक्वेट नहीं है और महिलाओं के अनुरूप नहीं है, तो महिलाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकती। इसका एक उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक विषय आया था विशाखा केस के नाम से, बड़ा चर्चा में देश में रहा, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सजेशन दिया कि लेजिस्लेचर को, विधायिका को भारत में ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरेसमेंट से जो उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। इसके लिए जो विशाखा केस की गाइडलाइंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून कोई इस पर नहीं बनता तब तक ये गाइडलाइंस ही विधि के रूप में फॉलो होंगी और हर एम्प्लॉयर को उन्हें उनका अनुसरण करना पड़ेगा, उनके अनुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण कानून आया 2013 में क्या पाया, और इसमें महिलाओं को बहुत सुरक्षा प्रदान हुई। बहुत विस्तार दिया गया, सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होगा उसकी डेफिनेशन को बहुत विस्तार दिया गया। एग्रीव्ड वुमेन कौन है, इसकी बहुत एक्सपेंसिव डेफिनेशन एक्ट में दी गई, और यहाँ तक कि जो डेली वेजेस पे काम करने वाली महिलाएं हैं, यहाँ तक कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, उनको भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया, उनको भी इसमें सुरक्षा प्रदान की गई। तो कोई भी ऐसा कार्यक्षेत्र, मुझे नहीं लगता कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कार्यक्षेत्र ऐसा हो जहां महिलाएं काम करती हों और वो इस अधिनियम के स्कोप से बाहर है, ऐसा नहीं है। सभी महिलाएं इसमें सम्मिलित हो गई। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको अपने ऑफिसेज में या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक गठित करनी होगी, और उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की अपनी एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स को किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और उसके हिसाब से लोकल 2 स्तर पर कमेटीज़ के गठन की बात हुई। एक तो कार्यस्थल पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और दूसरा लोकल लेवल पर लोकल कंप्लेंट कमेटी जो शासन की तरफ से गठित की जानी है। और इन कमेटीज़ के गठन के उपरांत लोकल कंप्लेंट कमेटी और जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, और अगर कोई भी व्यक्ति माना जाता है कि उसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, सेक्सुअल हरेसमेंट की भी डेफिनेशन बहुत एक्सपेंसिव कर दी गई, और कोई भी ऐसा कृत्य किसी भी व्यक्ति का जो किसी भी तरीके से महिलाओं को कार्यस्थल पर काम करने में बाधा उत्पन्न करने वाला है, भले ही वो एक्सप्रेसली सेक्सुअल एक्ट नहीं कहलाएगा, लेकिन 2 तरीके का सेक्सुअल हरेसमेंट माना गया। एक तो सेक्सुअल हरेसमेंट ऐसा उसको भी कहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी जाएं
जिससे कि होस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। तो होस्टाइल इन्वायरमेंट सेक्सुअल हरेसमेंट भी है, जबकि डायरेक्टली हो सकता है कि वो सेक्सुअल हरेसमेंट के डेफिनेशन में, मीनिंग में ना आए, लेकिन अगर होस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला कोई एक्ट किया है किसी ने, तो वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आएगा। तो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भारतीय विधायिका की तरफ से लिया गया, जिसमें महिलाओं को संरक्षित करने के लिए एक कानून आया और फ्रीली अब जो महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन हैं, वो अपने वर्क प्लेस पे विदाउट एनी हेजिटेशन वो काम कर सकती हैं। इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़, लोकल कंप्लेंट कमेटीज़ का जो काम है, उस काम के परिणाम स्वरूप ऐसा ध्यान में आया है कि अब महिलाएं बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के कार्यस्थल पर काम कर रही हैं। इस संबंध में अगर हम लेबर रिलेटेड लॉज की बात करें, तो और भी बहुत महत्वपूर्ण कानून महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, या कैसे वो अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर सकें, अपनी पूरी क्षमता कैसे कार्यस्थल को दे सकें, इसके बारे में भी कुछ कानून और आए। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट कानून है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की जो अपनी शारीरिक संरचना है, जो उनकी इमोशनल कंडीशन है, और सबसे बड़ी बात कि जो परिवार का दायित्व तो है, जिसमें बच्चों की केयर करना और उनको एक सशक्त नागरिक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में उनका निर्माण करना, कैसे अच्छा व्यक्ति कोई बच्चा बन पाए और कैसे वो अच्छा एक जागरूक नागरिक बन पाए। तो इस तरीके से बच्चों के विकास के लिए और उनकी केयर की जो जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो मुझे लगता है कि चाह करके भी पुरुष उसको पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि बाकी चीज़ें तो पुरुष कर सकता है, महिलाओं के साथ और काम शेयर कर सकता है, लेकिन जो महिलाओं का जो इमोशनल स्टेट है, वो मुझे लगता है कि वो इमोशंस, वो चीज़ें महिलाओं को ही प्रकृति ने प्रदान किए हैं। जो इसीलिए देखने में आता है कि जो बच्चे हैं छोटे, वो महिलाओं से जितना माँ से अटैच हैं उतना पिता से अटैच नहीं होते, या घर में और पुरुष लोगों से अटैच नहीं होते, उनका अटैचमेंट माँ से ज़्यादा होता है। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सृष्टि का निर्माण और सृष्टि के निर्माण के उपरांत छोटे बच्चों की देखभाल और उनके विकास, उनकी शिक्षा की चिंता करना, इसके लिए ये एक्ट बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। और मुझे लगता है कि संभवतः भारत में ये कानून, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थे, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस इस दिशा में हुए महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने के लिए, उन्हीं ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास किया। हमारे संविधान में भी इस संबंध में प्रावधान दिए गए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दो तरीके के अधिकार भारतीय संविधान में हैं। एक तो मूल अधिकार जो इन्फोर्सेबल हैं, जिनको हम प्रवर्तित करा सकते हैं न्यायालय के द्वारा, और दूसरे ऐसे सामाजिक अधिकार हैं जिनको हम कम्युनिटी राइट्स कहते हैं। पार्ट 3 में इंडिविजुअल राइट्स एज द फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 में कम्युनिटी राइट्स जो दिए गए हैं। उन कम्युनिटी राइट्स में दो दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, लेकिन ये डायरेक्शन है स्टेट को कि स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाते समय, नीतियों का निर्धारण करते समय इन डायरेक्टिव्स का ध्यान रखेगा, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, और चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये बड़े महत्वपूर्ण डायरेक्टिव्स स्टेट की तरफ से आए। तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के समय ही महिलाओं को दो तीन प्रावधानों के माध्यम से, जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम देखें तो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार के विभेद को नहीं किया जाएगा, ऐसा भारतीय संविधान कहता है। लेकिन वहीं अनुच्छेद 15 के खंड 3 में स्टेट को ये भी अथॉरिटी दी गई संविधान के द्वारा ही, दैट द स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, बट जो महिलाओं की स्थिति रही और वो जैसे शिक्षा के अधिकारों से,
सामाजिक अधिकारों से, आर्थिक अधिकारों से जैसे वंचित रहीं हजारों वर्ष तक, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने पुरुष और महिलाओं के बीच वास्तविक समानता स्थापित करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था की इन फेवर ऑफ वुमेन। महिलाओं के फेवर में ऐसी व्यवस्था करने के साथ साथ ही, चूंकि ये वर्णन महिलाओं पर ही होता है, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा, उनके विकास की जिम्मेदारी, इसलिए अगर महिलाएं सशक्त नहीं हैं तो छोटे बच्चों का विकास भी उस तरीके से नहीं हो पाता, उनको भी उस तरीके की शिक्षा और संस्कार नहीं मिल पाते। इसलिए अनुच्छेद 15 में केवल महिलाओं को ही नहीं, बच्चों के संबंध में भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ किया गया। स्टेट कैन मेक द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। एक तो वो आधार, और दूसरा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पर्टिकुलरली आर्टिकल 39 अगर आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे विषय ऐसे आ जाते हैं। मैटरनिटी रिलीफ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, द एडिक्वेट कंडीशंस ऑफ वर्क एट वर्क प्लेसेस। ये सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टिव है स्टेट को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन that the state is to create such conditions at workplace which are appropriate or which are adequate for women also to work। ऐसी conditions create ना हो, ऐसी व्यवस्था या ऐसे लॉज या ऐसी पॉलिसीज स्टेट को लानी है। जी सर। उसी ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए ये विभिन्न विधियां भारत में निर्मित की गई, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ये बात बार बार चर्चा में आती है कि एक ही कार्य के लिए महिला और पुरुषों में, पुरुष और महिला के बीच विभेद नहीं होना चाहिए। एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कम्युनिटी राइट है, जो इन्फोर्सेबल नहीं है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के इंटरप्रिटेशन में रिकॉग्नाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और अदरवाइज, ये फंडामेंटल राइट है। तो एक जैसे कार्य के लिए दो व्यक्तियों को, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं, उनको असमान वेतन नहीं दिया जा सकता। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। जी सर। सर आपने बहुत सारी चीज़ें छू ली हैं इसमें, लेकिन इस समय पर मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा वो ये है कि इसमें महिलाएं अपना योगदान किस तरीके से दे सकती हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन को आगे वुमेन ही बढ़ा सकती है और नीचे भी वही गिरा सकती है। जब लॉज इन्फोर्स करने की बात होती है तब महिला किस प्रकार का रोल प्ले कर सकती है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां समझ सकती है, और क्योंकि उसके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा आपने बात की है, उसको चाइल्ड भी रेज करना है, सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करना है, अपने आप को भी संभाल के रखना है और अपने आप आगे भी बढ़ना है, सोसाइटी में उस तरीके से भी योगदान देना है। तो फीमेल किस तरीके से अपने लॉज को जाने, समझे और बेटर वर्किंग कंडीशंस अपने लिए खुद क्रिएट करे? देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले तो अवेयरनेस टू द राइट्स एंड वेरियस स्कीम्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट इन द बेनिफिट ऑफ वुमेन। वो अलग अलग एक्ट्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, फैक्ट्रीज एक्ट में कहा गया कि 30 से ज़्यादा अगर जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में वर्कर्स हैं वहाँ उस इस्टेब्लिशमेंट को क्रेच फैसिलिटी देनी चाहिए। अब क्रेच फैसिलिटी क्यों जरूरी है, इसके भी दो महत्वपूर्ण कारण हैं। महिलाओं के ऊपर बच्चों की देखभाल, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके विकास का बहुत बड़ा दायित्व है। इस दायित्व के साथ वर्किंग वुमेन अपने कार्यस्थल पर कैसे अपने कार्य को पूरी सामर्थ्य और क्षमता के साथ कर पाएंगी, इसमें हमेशा डाउट रहता है। इसलिए वो अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ अपने कार्यस्थल पर पुरुषों के समान ही परफॉर्म कर पाएं। इसलिए क्या करना होगा कि उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि मैटरनिटी रिलीफ भी उसका एक अपना निश्चित दायरा है, निश्चित समय के लिए मिल सकती है,
और बच्चों की जो देखभाल और उनकी केयर की जो आवश्यकता है वो 0 to 5 to 6 ईयर्स तक ज़रूरत पड़ती है माँ की उसको। तो इसलिए उस दौरान जो वर्किंग आवर्स हैं, उन वर्किंग आवर्स में उनका बच्चा सुरक्षित स्थान पर कहीं है, सुरक्षित हाथों में है, तो वो अपने कार्यस्थल पर निर्भीक रूप से अपना काम कर पाएंगी। ये महिलाओं के विकास के लिए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक ये देश के विकास के लिए भी है जी। क्योंकि महिलाएं जब समान रूप से भागीदारी कर रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो अगर उनकी पूरी क्षमता का लाभ इस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं मिल रहा, इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिल रहा, ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं मिल रहा जहां वो काम कर रही, और वो पूरी निर्भीक रूप से विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फियर अगर वो काम नहीं कर पा रही, तो इससे विकास भी बाधित होने वाला है। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें जो पर्सपेक्टिव है, दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन। राइट। क्योंकि अगर महिलाएं वर्किंग हैं तो अब किसके हाथ में बच्चा, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज, पहले तो फिर भी दिक्कत नहीं थी जब ज्वाइंट फैमिलीज थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज में अगर अपने बच्चे को, दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो अब अपने बच्चे को किसके हाथ में देके जाएं? किसी डोमेस्टिक सर्वेंट के हाथ में देके जाएंगी। अब उस पर इतना विश्वास, इतना भरोसा नहीं, तो बार बार चिंता लगी रहती, कार्यस्थल पर काम करने में मन नहीं लगता। तो इसके लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे और उनको ये लगे कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान हमारे बच्चे के लिए है, वो बच्चा वहाँ रहेगा, उसके विकास की जिम्मेदारी, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी, उसके लेजर की जिम्मेदारी, उसके खेलकूद की जिम्मेदारी, उसके आराम की जिम्मेदारी अगर इंस्टीट्यूशन खुद उठा रहा है तो वो अपना काम निर्भीक रूप से कर सकती हैं। ये इसलिए ये व्यवस्था बड़ा अच्छी व्यवस्था हुई। फैक्ट्रीज एक्ट के साथ साथ और भी कई जगह इसके प्रावधान आए। एक राजीव गांधी क्रेच प्रोग्राम स्कीम ही इंडिया में लागू की गई, लेकिन अभी भी देखने में आता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो उसमें काम करने वाली महिलाओं के लिए क्रेच फैसिलिटीज के लिए कोई बहुत सशक्त प्रावधान नहीं है, और जहाँ हैं भी वहाँ भी उतने रूप वो प्रभावित ढंग से लागू नहीं हो पा रहे हैं। क्रेच फैसिलिटीज किस तरीके की होनी चाहिए यहाँ तक ये बताया गया है। जी। क्या उन पूरी सुविधाओं के साथ क्रेच फैसिलिटीज या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रही हैं कि नहीं करा रही हैं, दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सरकार और एनजीओज को आगे आकर ये देखना होगा कि क्या इस जिम्मेदारी को फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत या अन्य कानूनों के अंतर्गत जो क्रेच फैसिलिटीज या क्रेच स्कीम्स चल रही हैं उनमें क्रेच फैसिलिटीज में जो स्टैंडर्ड्स हैं फैसिलिटीज के, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं की जा रही। बच्चों के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी क्रेचेज उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। क्या महिलाएं बिल्कुल वहाँ बच्चे को छोड़ के स्वतंत्र हो सकती हैं उतनी देर के लिए बच्चे के संबंध में, ये विषय महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं को सबसे पहले तो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, उनके बारे में जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के प्रति थोड़ा असर्टिव होना पड़ेगा। बिना असर्टिव हुए, बिना अपने अधिकारों के प्रति सावधान हुए, मुझे लगता है कि समाज एकदम से आपको अधिकार नहीं देगा। इसलिए उन अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा। आगे आने के लिए जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस दिशा में महिलाओं के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, और इसीलिए महिलाओं के संबंधित जो कानून हैं, चाहे वो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट हो, चाहे फैक्ट्रीज एक्ट हो, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, चाहे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हो, इन सारे अधिनियमों में ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो एग्रीव्ड वुमेन है वही कंप्लेंट करे। कंप्लेंट करने के लिए जो पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कर सकते हैं। कहीं कहीं कुछ अधिनियमों में इंस्पेक्टर्स वगैरह का जो अपॉइंटमेंट का प्रोविजन रखा गया है वो खुद ये इनिशिएट कर सकते हैं कंप्लेंट वगैरह, जबकि इंस्पेक्टर्स को ही कंप्लेंट होनी है, लेकिन इंस्पेक्टर्स में फाइल बाय देयर ओन इनिशिएटिव दीज कंप्लेंट्स। तो ये नहीं है कि ये वर्डन केवल महिलाओं के ऊपर ही है। इसलिए समाज का प्रत्येक वर्ग अगर इस दिशा में आगे आके, और खास तौर से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसी बॉडीज विच हैव बीन क्रिएटेड बाय द डिफरेंट एनैक्टमेंट्स फॉर द सेम पर्पज टू असिस्ट द वुमेन, वो अगर अपने काम को ठीक ढंग से करें विद द इनिशिएटिव ऑफ वुमेन देमसेल्व्स, कि वो अपने अधिकारों के प्रति कितना अवेयर हैं, कितना असर्ट करती हैं, तो मुझे लगता है कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। यहाँ तक कि आप देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में उन महिलाओं तक को
ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो मैटरनिटी बेनिफिट अवेल कर सकती हैं। अनमैरिड वुमेन कैन आल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम ऑफ मैटरनिटी लीव। तो प्रावधान तो बड़ा अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उनके इन्फोर्समेंट के पार्ट पे मुझे लगता है कि दिक्कत है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट होने के बावजूद भी महिलाओं को आवश्यकता होने पर किन कारणों से वंचित कर दिया जाता है उन लाभों से। तो वे उन लाभों से वंचित ना हो सकें, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जी सर, मेरे ख्याल से सर ने तमाम उन पहलुओं पे बात की है जो वर्किंग वुमेन से रिलेटेड, वर्किंग प्लेस पर जो हरासमेंट होता है या मैटरनिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाइल्ड केयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उन सब पर सर ने बहुत विस्तार से बात की है। लेकिन हाँ, अगर अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होंगे तो हम अपने अधिकारों को ले भी नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक बनता है कि हम अपने अधिकारों के लिए खुद जागरूक हों। तो सारा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, लॉज हमारे साथ खड़े हुए हैं, लॉज में कोई कमी नहीं है। बस हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें सही चैनल्स का पता होना चाहिए कि किसके थ्रू हमें ये लॉज को इन्फोर्स करना है या सही ढंग से किस तरीके से अपनाना है। हमें अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है और जागरूक होना है। धन्यवाद सर, आपने तमाम पहलुओं पर हमसे बात की और इतने विस्तार से बात की, इतनी जानकारी दी। और मुझे उम्मीद है कि वर्किंग वुमेन्स को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली होंगी जो अब तक वो शायद थी लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।